सॉफ्ट स्किल्स टू, सॉफ्ट स्किल्स टू, सॉफ्ट स्किल्स टू। तो इस तरह के यार काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे बाबा के, भाई सॉफ्ट स्किल्स 2 करा रहा। तो भाई आ चुका हूँ सॉफ्ट स्किल्स 2 लेकर। यहाँ पर कमेंट करो और लाइक करो और अभी बताओ मजा आ रहा है या फिर नहीं। अभी आएगा यार, आएगा, रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स 2 को देखेंगे। सबसे पहले इसकी फर्स्ट यूनिट देखेंगे और उस स्टाइल में एक वीडियो में पूरी एक यूनिट और काफी छोटी वीडियो होगी और काफी छोटे नोट्स होंगे और आपको देखने में भी काफी मजा आएगा। और देखो यार यहाँ पर ध्यान रखना, वो पहले जो मैंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग या फिर एआई फॉर इंजीनियरिंग जो था वो इस हिसाब से बनाया था क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट था। मैं उन चीज़ों में काफ़ी टाइम से करता रहता था, बचपन से शौक था और उसमें उस फील्ड में कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेशंस वगैरह ये सब मैं करता रहता हूँ, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी इतनी डिमांड थी और मैं इसको कर भी सकता था और इसके मैंने सारे काम छोड़ के सोचा चलो भाई पहले इसको ही निपटाते हैं और इसकी मैंने शुरू कर दी तैयारी और इसके नोट्स वगैरह बनाए और सब कुछ तैयार करने के बाद पहला इसका वीडियो आ रहा है जिसमें पहली यूनिट हम कवर करने वाले हैं और उसी स्टाइल में सब कुछ आपको पता ही होगा। तो ध्यान रखना, काफी छोटी वीडियो होगी तो बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स होकर देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से शांति से देखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ो और बाद में आराम से देखना और बिना स्किप करे देखना क्योंकि इसमें चीज़ें कोई रिपीट नहीं होने वाली है। तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखना और बिना स्किप करे, क्योंकि 10 सेकंड स्किप करिए शायद आपको कुछ और स्किप हो जाए। तो शुरू करता है इसके साथ और इसका पहली यूनिट का यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं कैसा हमें इसका सिलेबस देखने को मिलता है। साथ में इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्री में इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो, साथ में ई बुक, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ सब कुछ, ई बुक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो इस बात पर लाइक करना बनता है। तो अभी तक यूट्यूब पे ये सब कुछ आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ई बुक और ये वीडियोज़ या फिर नोट्स वगैरह, तो हम दे रहे हैं, तो लाइक कर दो। और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस यूनिट का नाम को, तो LSRW स्किल्स। DSLR तो सुना था भाई, SLRW क्या होता है? L से हो गया लिसनिंग, S से हो गया स्पीकिंग, R से हो गया रीडिंग और W से हो गया राइटिंग। और हो गया हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पर जो है सिलेबस में इन्होंने एक लाइन में सब कुछ दे रखा था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिवाइड करके लिखा है। सबसे पहले तो हम लिसनिंग से रिलेटेड ही चीज़ देखेंगे। देखो यहाँ पर इसको सिलेबस को ना मैं अपने आगे जो नोट्स है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने जैसा सिलेबस है उसी को ही उठाकर यहाँ पर डाल रखा है जो ऑफिशियल सिलेबस था, और उसको अपने हिसाब से थोड़ा डिवाइड कर दिया है इसको सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले लिसनिंग का पार्ट है जिसमें हम देखेंगे लिसनिंग में एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, मीनिंग और उसकी आर्ट ऑफ लिसनिंग और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने उसमें ऐड कर रखी हैं। और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, टंग ट्विस्टर्स, स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर देखेंगे रीडिंग स्टाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग, एसिमिलेशन और इस तरह की कुछ चीज़ें होती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो है राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं, इफेक्टिव राइटिंग टूल्स और राइटिंग के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सपोजिशन, लीनियर, इंटरप्टेड, स्पेशल और यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझो, आप समझ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें हम देखने वाले हैं और ये हमारा सिलेबस है। और यहाँ पर इसका नेम्स आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है, LSRW स्किल्स। तो शुरू करता है बिना किसी बकवास के। अब देखो यहाँ पे काफ़ी जल्दी मैं इसकी यूनिट्स आपको लेके आने वाला हूँ क्योंकि भाई मैं आपकी डिमांड थी, एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैंने भी अपने सारे काम धंधे छड़ गए, मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमारा LSRW में था हमारा L मतलब लिसनिंग, L फॉर लिसनिंग। तो लिसनिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली एक्टिव लिसनिंग था, लेकिन यहाँ पर मैंने पैसिव लिसनिंग भी ऐड कर रखा है। तो लिसनिंग दो तरीके से करी जा सकती है, वो है एक्टिव लिसनिंग और एक होती है पैसिव लिसनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या है, जो कि हमारा सिलेबस में भी पार्ट है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है दिल और जान से समझना, सुनना और जो भी बोला जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान लगाकर कंसंट्रेट करके सुनना। सिंपल से बात यही है और इतनी सी बात को इतनी लंबी बकवास लिख रखी है ताकि आप एग्जाम वगैरह में लिख के आ सको। तो जो जितना मैंने बता दिया बस इसका मीनिंग यही है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और पैसिव का मतलब होता है बस आप सुन रहे हो लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में सुनते हो कि टीचर पढ़ा रहा है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है आपका, आप सुनते रहते हो लेकिन आप दिखाते हो कि आप सुन रहे हो लेकिन अंदर से नहीं सुन रहे होते उसके क्या कहा,
अगर कुछ थोड़ी देर बाद आपसे कोई पूछने लगा, आप बता नहीं पाओगे उसने क्या कहा था, मतलब आपका ध्यान नहीं था सुनने में, लेकिन आप बैठे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सुन रहे हो। तो ये होती है हमारी पैसिव लिसनिंग। तो अब बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, मतलब दिलो जान से सुनना और जो भी कहा जा रहा है उसको बिल्कुल मीनिंग निकाल के समझना उस बात को। उसमें इन्वॉल्वमेंट भी शो करता है, आप लोग जैसे कि यस, हाँ, ना, इस तरह के आप इंटरेक्शन भी करते रहते हो, ताकि लिसनर को स्पीकर को भी पता चल जाए कि हाँ लिसनर जो है वो हमारा ध्यान से सुन रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो होता है वो हमारा इस तरह का होता है। अब यहाँ पर ना एक ये जो इतना पोर्शन है ना, ये है हमारा पैसिव लिसनिंग। यहाँ पर पैसिव लिसनिंग की जो डेफिनेशन थी वो गलती से मैंने एक बार यहाँ पर भी लिख दी। तो ये वाली जब आप प्रिंट करोगे ना, इसको डिलीट कर देना, इसको काट देना। जैसे मैंने बताया ना, जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, कलर्ड में करना है, क्योंकि कलर्ड नोट्स है तो आपको हेडिंग वगैरह अलग से दिखेगी। तो इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन करके दे दूंगा, वहां से जाकर इसके नोट्स को डाउनलोड कर लेना। आगे भी दिखा दूंगा किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी, तो पासवर्ड क्या होगा वो भी आगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर इसको आप डिलीट कर देना, और जो लोग ई बुक डाउनलोड करने वाले हैं उसमें मैं सही कर दूंगा, इसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने दे रखा है। तो पैसिव लिसनिंग वही है, आपको बता दिया, बिल्कुल ध्यान से ना सुनना। और इसका मतलब ये है बस आप सुन रहे हो लेकिन उसको दिल से नहीं सुन रहे, उसका मतलब क्या है वो भी नहीं समझ रहे हो, बस आप जो है नाम कर रहे हो सुनने का और काम नहीं कर रहे हो सुनने का। तो ये हमारी सिंपल सी बात होगी। आर्ट ऑफ लिसनिंग, देखो सुनना एक कला होती है, हर चीज़ जो है एक कला होती है, और इसी तरह सुनना भी एक कला होती है। और यहाँ पर हम जो है सुनने के लिए ना काफ़ी धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और हम खुले दिमाग से सुनना चाहिए। जैसे कि आप इस टाइम सुन रहे हो बिल्कुल खुले दिमाग से, मैंने कहा ना खुले दिमाग से वीडियो देखना, अगर नहीं है ना तो यार बाद में देखना जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, और तब जाकर वीडियो देखना। तो लिसनिंग एक कला होती है, देखो इसको काफ़ी सारी चीज़ें होती है लिसनिंग में, और बकवास मैंने यहाँ पर लिखी रखी है जो आप लिख सकते हो। और हम जो ये जो हमारी कला है, भगवान ने इतनी अच्छी कला दे रखी है हमें सुनने की, लिसनिंग की जो आर्ट है, उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ जो है चीज़ दे रखी है जिससे आप मास्टर कर सकते हो लिसनिंग की आर्ट में। तो सबसे पहले जो है आई कांटेक्ट बनाना, जब आप लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना। अब यहाँ पर आई कांटेक्ट से मतलब ये नहीं है कि घूरना या फिर ताड़ना, यहाँ पर कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसके बाद आता है डोंट इंटरप्ट। तो इस तरह की कुछ चीज़ें है कि आप जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे लिसनिंग के टाइम पर, तो आपकी जो है वो लिसनिंग की आर्ट काफ़ी इंप्रूव होगी। एक तरह से आप जो है वो एक अच्छे लिसनर बन जाओगे। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करना, जो कि मैंने बताया, दिलो जान से एकदम बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनना, और अपना जो लिसनिंग कर रहे हो वो आप जो है वो बिना किसी और इधर उधर के थॉट्स के आप सुन रहे हो, और इधर उधर आपका कहीं ध्यान नहीं है। और जो है आप उसके जो भी स्पीकर है उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दो। नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता होगा क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह है उसको भी सुनो। आप कोई बोल रहा है इशारों से बात, जो आपको स्पीकर है वो हाथ भी हिला रहा होगा और भी थोड़े कुछ मूवमेंट्स वगैरह कर रहा होगा, तो उसको भी ऑब्जर्व करो और उसको अच्छे से समझ के आप समझ सकते हो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो बोल रहा है ना वो आपको अच्छे से बेटर फील होगा अगर आपने उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझ लिया तो। और जो आसपास लोग बैठे हैं उनको भी ऑब्जर्व करो, और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप लिसनिंग कर रहे हो और आपके फ़ोन बज रहा है, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ रहा है, पड़ोस में कोई और बजा रहा है, तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी लिसनिंग जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगी और आप मास्टर ऑफ आर्ट्स ऑफ लिसनिंग कर पाओगे। मेरे ख्याल से आधे घंटे में निमट जानी चाहिए ये यूनिट, या फिर हद से 40 मिनट, देखते हैं कितना होता है, हमारी गैसिंग सही निकलती है या फिर नहीं। तो अब आते हैं स्टेजेस या फिर प्रोसेस क्या क्या है लिसनिंग के। ये कुछ चीज़ें ना एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर रखी है क्योंकि हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछी जा सके और फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। ये आपने सॉफ्ट स्किल 1 में भी पढ़ा होगा, जो स्टेजेस होती है लिसनिंग की वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो देखो सिंपल सी है, रिसीविंग। सबसे पहले आप मैसेज को रिसीव करोगे, जो भी बोल रहा है वो आपके कानों तक आएगा, तो ये होगी रिसीविंग। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग।
आप उस चीज़ को समझोगे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसका मीनिंग निकालोगे, फिर बाद में आप उसको रिमेंबर करोगे, याद रखोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है उसने एक सेंटेंस बोला, फिर अगला सेंटेंस जब बोला आप पहला वाला भूल गए उसने क्या कहा था। तो जो भी बात कही जा रही है तो आपको उसको समझना भी, आगे जाकर रिप्लाई भी देना है। तो आपका ये काम बनता है कि जो भी बोला जा रहा है उसको याद रखना, जो भी बोला जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए उसने क्या क्या कहा है, और आगे तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद होता है इवैल्यूएशन। तो आप जो है बाद में इवैल्यूएट करोगे उस बात को जो भी कही जा रही है। तो देखो सब लोग जो है अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इवैल्यूएशन होता है अलग अलग चीज़ का। मतलब एक जो बात आपने सुनी है, जो स्पीकर है उसकी बात आपने सुनी है, तो काफ़ी लोग उसको जज करेंगे, तो आपके जज करने की अलग चीज़ होगी और दूसरे लोग जो है वो अलग तरह से जज करेंगे। तो मतलब आपने जो भी बात सुनी है अब उसको ना बिल्कुल उसका मीनिंग निकालने के बाद आप उस चीज़ को जज करो कि उसने क्या कहा है, क्या सही कहा है या फिर नहीं कहा है। तो इसके बाद आप जब ये सब कुछ कर लोगे उसके बाद होता है फीडबैक या फिर रेस्पॉन्स। तो आप उसका रिप्लाई दोगे, आप उसका रेस्पॉन्स दोगे कि आपने ये बात कही थी और अब मैं ये कह रहा हूँ। तो ये हमारी इस तरह से स्टेजेस होती है, प्रोसेस होती है, ये 5 स्टेप में हमारी पूरी होती है। अब देखो L4 जो था हमारा लिसनिंग, तो वो पूरा हो गया। अब आता है S फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग में कुछ पार्ट्स है वो हम देखेंगे। सबसे पहली है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपको पता होगा किसी शब्द को या फिर वर्ड को किस तरह से बोला जाता है, वो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है। और यही चीज़ इसमें दे रखी है कि ये एक एबिलिटी होती है, ये होती है, वो होती है। ये आप देख लेना डेफिनेशंस वगैरह लिखने के लिए, और किस तरह से वर्ड पर स्ट्रेस दिया जाता है, किस रिदम में बोला जाता है, और ये सब चीज़ जो है वो प्रोनाउंसिएशन में आप ये लिख सकते हो। तो जब भी हम कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे फेफड़ों से, हमारे लंग्स में से हवा निकलती है, फिर हमारे गले से निकल के फिर हमारे वोकल कॉर्ड से गुजरती है, और फिर हमारे मुंह से गुजर के हमारे जीभ के थ्रू निकल कर फिर हमारे दांतों और होठों के बीच में से निकल जाती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी बकवास मिल जाएगी ताकि आप 10 मार्क्स में ये लिख पाओ, और काफ़ी सारी चीज़ों में आप ये लंबी लंबी कहानियाँ लिख सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रोनाउंसिएशन में, जैसे कि जो है हम जो भी कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हमारे माउथ की जो मसल्स हैं, अंदर की जो चाहे टंग हुई या फिर आपके होठ हुए या फिर अंदर की जो भी मसल्स हैं, वो जो है अपनी मसल्स को ना मूव करती है, शेप चेंज करती है, ताकि उस वर्ड को वो प्रोनाउंस कर पाए और उसको किस तरह से बोला जाना है उसको उस तरह से बोल पाए। तो आप जो आपकी मदर टंग है, जैसे कि हिंदी हुई या फिर कोई और सी लैंग्वेज हुई, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उसको प्रोनाउंस करने के लिए, वो आप डायरेक्टली इसको कर पाते हो कि किस तरह से बोला जाता है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आपकी सेकेंडरी या फिर आप लर्न कर रहे हो उस लैंग्वेज को, तो उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, उन पर आपकी जो मसल्स हैं उनके मूवमेंट की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इस वजह से जो फॉरेनर वाली लैंग्वेजेस होती है उन पर आपकी मसल्स की कमांड नहीं होती है और उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अब इन्हीं डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस दे रखी है, कुछ चीज़ें दे रखी है जिससे आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाओ। जैसे कि पहली चीज़ है टंग ट्विस्टर। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब देखो यार, ये जो आपने सुना ना, ये एक टंग ट्विस्टर है। मतलब ऐसी जीभ लपलपानी चाहिए बिना सेंटर फ्रेश के कि आपकी जो है स्पीकिंग की जो है प्रोनाउंसिएशन वगैरह या फिर स्पीकिंग की टेक्निक जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। बेसिकली इससे क्या हो रही है, हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो रही है। जैसे कि टंग ट्विस्टर का मैंने एग्जांपल दिया है। तो टंग ट्विस्टर जो है वो इसी तरह का एक तरीका होता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी प्रोनाउंसिएशन और उसकी फ्लुएंसी को जो है वो इंप्रूव कर सकते हो। यही डेफिनेशन में लिख रखा है। इसमें क्या होता है, सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश में भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। फिर से बोलो मेरे साथ, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो ये हो गया हमारा टंग ट्विस्टर। इससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। देखो काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिख रखा है, देखो बोल बोल के प्रैक्टिस करके देखना मज़ा आता है या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बताना। और आप में से ये जो मैंने 13 एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा वो भी नीचे बताना, या फिर अपना खुद का कोई टंग ट्विस्टर बनाकर नीचे ज़रूर से कमेंट में करके बताना, ताकि भाई हमें भी मज़ा आ जाए और दूसरों को भी मज़ा आए जब कमेंट सेक्शन देखें। तो इस तरह के और भी कुछ टंग ट्विस्टर है, और सबसे बढ़िया मुझे यही लगा था, मैंने ऊपर ही लिख दिया इसको, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। मज़ा आ रहा है बोलने में।
अब इसी के बाद आता है एक और प्रैक्टिस होती है स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इससे क्या होता है, हम किसी वर्ड को अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, उस पर ना किसी एक पार्ट पर जो है वो हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं या फिर उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके बोलते हैं। जैसे कि क्लाइमेट, क्लाइमेट, तो हम क्लाई पर ज़्यादा यहाँ पर जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। और जैसे कि नॉलेज हुआ, नॉलेज, नॉलेज, तो नॉलेज पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। अब देखो वर्ड्स जो होते हैं ना वो सिलेबल से मिलकर बनते हैं, मतलब हम जो एक वर्ड होता है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो सिलेबल्स के पीछे और भी काफ़ी कहानी होती है, जैसे कि वोवल्स और कंसोनेंट वगैरह के हिसाब से डिवाइड करना फिर उसको, और इस तरह से ना सिलेबल्स वगैरह इसके पीछे कहानी होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो सिर्फ यही है कि एक वर्ड पर ना, जैसे कोई वर्ड है जैसे कि हमारा क्लाइमेट है, क्लाई और मेट, हमने एक ही वर्ड को ना डिवाइड कर दिया दो में, तो इसमें 2 सिलेबल हैं, तो 2 सिलेबल नाउन हमारा ये बन चुका है। तो इसी तरह ना और भी काफ़ी सारे यहाँ पर होते हैं, जैसे कि डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पर सबसे कंफ्यूज सा हो रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह का होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि किसी वर्ड पर किसी पार्ट पर जो है, जैसे कि पार्ट जो है वो हमारा सिलेबल कहलाता है, तो एक पर्टिकुलर सिलेबल पर हम ज़्यादा एम्फसाइज करके, ज़्यादा स्ट्रेस देकर, ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं, तो वो हमारा स्ट्रेस होता है किसी भी वर्ड पर। अब देखो जनरली ना 4 यहाँ पर रूल्स आपको ध्यान रखने चाहिए। 4 तरह के यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेस देने के तरीके हैं। ये तरीके क्या, मतलब ये अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं, यहाँ पर उसको हम देखने वाले हैं। एक तो होता है कि हम पहले सिलेबल पर यहाँ पर स्ट्रेस दें, दूसरा होता है कि हम लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस दें, और तीसरा होता है कि सेकंड लास्ट सिलेबल पर हम स्ट्रेस दें, और फोर्थ होता है हमारा थर्ड जो है लास्ट से थर्ड वाले सिलेबल पर स्ट्रेस दें। अब देखो नंबरिंग हमने कैसे करी ना, वो सब कुछ मैंने बताया ना, वो हमारे वोवल्स और कंसोनेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके होती है, तो वो हमारा अलग से ग्रामर का पार्ट है, उस पर हमें जाना नहीं चाहिए फिलहाल, और मुद्दे की बात करनी चाहिए। तो पहला वाला यही है कि जिसमें पहले सिलेबल पर स्ट्रेस दे, और दूसरा वाला जो है उसमें हम लास्ट पर देंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट मैं करना चाहता नहीं हूँ। तो यहाँ पर पहले वाले पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, देखो इसमें, और इसमें जो है हम लास्ट वाले में दे रहे हैं, जैसे कि रिक्वायर, डिसाइड, तो इस तरह से डिसाइड, तो डिसाइड में जो है साइड वाले पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। और जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, इसमें जो है वर्ड जो है जो कि IC से एंड होते हैं, जैसे कि जियोग्राफिक, इस तरह में जियोग्राफिक, ग्राफिक पर, ग्राफ पर जो है हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो कैपिटल में लिखा है ना वो हमारा है कि हम इस वर्ड पर, इस सेक्शन पर स्ट्रेस दे रहे हैं। अब देखो यार, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारा लास्ट थर्ड वाले पर हम जोर देते हैं, जैसे कि एक्सेप्शनल, तो क्रिटिकल, तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा R फॉर रीडिंग। तो रीडिंग से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा है ना, जो हम रीड कर रहे हैं, उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना, सच में उसका क्या मीनिंग है, जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, सब तरीके से उसको, उसका डीप मीनिंग समझना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। अब जो हमारी रीडिंग स्किल्स को जो है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स है, आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना, फिर आप अपनी रीडिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला स्टेप यही है कि आप अलग अलग वैरायटी के मटेरियल पढ़ो, सिर्फ अपनी बुता को बोल रहा हूँ, किताबों तक सीमित मत रहो, जो आपकी किताबें हैं वहीं तक मत बंधे रहो, आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो, उन चीज़ों के बारे में पढ़ो। तो ये काफ़ी मेरी तरफ से भी यही कहना है, मानना है कि यार अलग अलग चीज़ें देखनी चाहिए, सिर्फ किताबों में ही घुसा हुआ नहीं रहना चाहिए, अलग और भी चीज़ें हैं उनको पढ़ो। तो आप जैसी उस चीज़ को पढ़ोगे, उसमें जो भी अननोन वर्ड्स है जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उनको सर्किल करो और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। अब उसके बाद जो आप पढ़ते जा रहे हो ना, जैसे आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद जो है याद करने की कोशिश करो, आपने क्या क्या पढ़ा है, जितना आप याद कर सकते हो, मतलब क्या पढ़ा था आपने वो याद करने की कोशिश करो। मतलब याद वो वाला याद नहीं कि उसको याद करो, मतलब आप जो पढ़ चुके हो उसको रिकॉल करके देखो
याद करके देखो आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद आ रही है, उसको कोशिश करो क्या क्या आपने पढ़ा था। अब उसके बाद आप चेक करो जो आपने पढ़ा है उसमें आपको कितना मज़ा आया, कितना इंटरेस्ट आया, और उसमें आपको क्या क्या पहले से पता था, ये आप चेक करके देखो। ये कुछ स्टेप्स है जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब रीडिंग के भी कुछ स्टाइल्स होते हैं, तो रीडिंग करने के स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्किमिंग, स्कैनिंग होता है, और फिर बाद में हमारा और 2 चीज़ें होती है वो हम देखेंगे। देखो ये स्किमिंग स्कैनिंग जो है दोनों लगभग एक साथ ही की जाती है, और इसके बाद की जो 2 चीज़ें हैं वो लगभग एक साथ की जाती है, लेकिन फिर भी अलग अलग सेपरेट मैंने यहाँ पर दे रखा है ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओ। अब देखो स्किमिंग का मतलब क्या होता है। स्किमिंग का मतलब होता है मतलब ऊपर ऊपर से करना। ऊपर ऊपर से क्या करना, रीडिंग करना। तो रीडिंग अगर हम ऊपर ऊपर से करते हैं, सिर्फ उसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि मतलब ऊपर एकदम जल्दी जल्दी से एकदम रीडिंग सी कर ली और उससे आपको एक अंदाजा लग गया कि क्या लिखा हुआ है, आपने उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड तो नहीं करा, बिल्कुल उसका डीपली मीनिंग तो नहीं समझा, लेकिन ऊपर ऊपर से आपने जब इसकी एक बार देख लिया, उसका प्रीव्यू कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में लिखा है और क्या चीज़ उसमें लिखी है। अब इसके बाद आती है स्कैनिंग। स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? स्कैनिंग मतलब स्कैन करना। आप जो है इस तरह से किसी चीज़ को रीड कर रहे हो कि उसमें जैसे स्कैन करते हैं ना, उसी तरह से आप एक पैराग्राफ या फिर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है वो स्कैन कर रहे हो। तो यहाँ पर आप स्कैनिंग किस चीज़ की कर रहे हो? आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की कर रहे हो। जैसे कि मान लो कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है, मेरा इंटरेस्ट फ़ोन में है, देखो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फ़ोन लॉन्च हुआ है और एक आर्टिकल है जिसमें उस फोन के बारे में लिखा, काफी सारे बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उसमें देखूंगा कितना मेगापिक्सल का कैमरा, कौन सा प्रोसेसर है, क्या प्राइस है। तो ये कुछ मेन चीज है जो मुझे देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, स्कैन करूंगा उन चीजों को, एकदम ढूंढूंगा जहां मुझे वो चीज दिख गई, मैंने उसको देख लिया, फिर उसको स्क्रॉल डाउन करा, फिर उस चीज को देख लिया। तो इस तरह की चीज को हम स्कैनिंग कर सकते हैं। अब स्कैनिंग करने का क्या क्या पर्पस हो सकता है, जैसे कि मैंने एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह से और भी यहाँ पर पर्पस हो सकता है स्कैनिंग के। जैसे कि एक बड़ी डिक्शनरी आपने ले रखी है, किसी वर्ड का आपको मीनिंग देखना है, तो उस बड़ी सी डिक्शनरी में आप सिर्फ एक वर्ड को स्कैन करोगे। और जैसे कि आपने कोई आपके पास डायरेक्टरी है, उसमें किसी का फ़ोन नंबर देखना है, तो आप उसी पर्टिकुलर फ़ोन नंबर को स्कैन करोगे। तो इस तरह से ना चीज़ें होती है स्कैनिंग में। अब आता है चर्निंग। तो चर्निंग में क्या होता है, आप पूरे पैराग्राफ को ना निचोड़ देते हो, बिल्कुल उसका बिल्कुल डीप मीनिंग निकाल देते हो, क्या कहना चाह रहा है, क्या आप पूरी जो है उसकी एनालिसिस कर लेते हो टेक्स्ट की कि उसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, और अपने पूरा गहराई से दिलो दिमाग से आपने उस चीज़ को पढ़ लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल उसका जूस निकाल दिया, निचोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा चर्निंग। अब इसके बाद आता है हमारा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि उस तरीके से आपने पढ़ा कि ये हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या सवाल था जिसका ये जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से आपने उसको रीडिंग कर ली, उसकी इस तरह से रीड कर लिया कि आपसे कोई भी सवाल पूछ ले और आप उसका जवाब दे सको, हर एक सवाल का आपके पास जवाब हो, इस तरह से आप रीडिंग करते हो। तो इस तरह के स्टाइल को ये बोलता है एसिमुलेशन। तो ये ना एक तरह के स्टेप्स है, पहले हमने स्कैनिंग वो करा, हमने क्या करा, स्कीमिंग करा, फिर स्कैनिंग करा, फिर चर्निंग करा, फिर उसके बाद एसिमुलेशन करा। तो एक तरह से स्टेप वाइज है ये चीज़। तो ये लास्ट में कि आपने उसको इस तरह से देखा कि आपसे किसी भी तरह के सवाल बन जाए और उसका आप जवाब दे पाओ। तो ये हमारा हो चुका है। अब आता है डब्ल्यू फॉर व्हाट, राइटिंग। तो W फॉर वॉट नहीं, W फॉर राइटिंग। तो हमारा क्या था, LSRW था ना, तो अब W से हमारा राइटिंग आ गया। अब यहाँ से हम राइटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। अब जैसे कि हमारी चीज़ है राइटिंग। राइटिंग आपको पता ही है क्या होता है। यहाँ पर राइटिंग के ना कुछ भी आप लिख रहे हो ना, तो उसके बेसिकली ना 3 सेक्शन होते हैं। बिगिनिंग होती है, मिडल पार्ट होता है, एक एंड पार्ट होता है। बिगिनिंग में आप इंट्रोडक्शन देते हो, आप क्या चीज़ लिख रहे हो उसका एक बेसिक आइडिया देते हो। मिडल में जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो और जो भी आपका आइडिया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। एंड में क्या करते हो, आप कंक्लूजन निकालते हो और अपने पॉइंट्स को जो है वो एक बार कंक्लूड करते हो, आप कहना क्या चाह रहे हो और उसका क्यों आपने ये सब कुछ लिखा, तो उसको एंड में आप लिखते हो। तो ये इस तरह के हमारे राइटिंग के कुछ सेक्शन होते हैं बेसिक। आप भाई कितने सेक्शन कर लो, लेकिन वो अलग चीज़ है। यहाँ पर हम बेसिकली जो हमारा सेक्शन होता है उनके बारे में बात कर रहे थे। अब ना यहाँ पर कुछ पैराग्राफ राइटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी रिस्क ना लेते हुए
बिल्कुल भी कंजूसी ना करते हुए मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पर चीज़ होती है टॉपिक सेंटेंस। जब भी आप एक राइटिंग कर रहे हो ना, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? वो एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक सिंगल सेंटेंस जो कि आपके पूरा पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देता है कि आपका मेन थीम क्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ होती है टॉपिक सेंटेंस। तो एक ही सेंटेंस ने हमें पूरा मीनिंग बता दिया कि आगे हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर हम ऊपर से जो भी बात कर रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरह से ना पूरा एक जूस होता है उसमें, और वो एक की सेंटेंस होता है हमारा, जो कि पूरी थीम को समझा देता है। अब एक होता है कोहिरेंस। कोहिरेंस का मतलब होता है क्लियर या फिर लॉजिकल थिंकिंग ऑफ आइडिया या फिर कंसिस्टेंसी। तो कोहेरेंस का बेसिक मीनिंग जो होता है वो कंसिस्टेंसी होता है। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूअस एक चीज़ होना, मतलब आप किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करो, फिर उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में बात करो, तो उसके बीच में एक अच्छा स्मूथ सा कनेक्शन बन जाना, एक स्मूथ सा ट्रांजिशन आना, वो हमारा एक कोहेरेंस होता है। कि एकदम से आप किसी चीज़ के बारे में बात करो, आप मान लो किसी स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हो, फिर उसके बाद अचानक से आप इंग्लिश के बारे में बात करने लगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, तो ये एकदम से झटका सा आ गया ना, तो इसको एक स्मूथनेस लाता है। और एक स्मूथनेस जो होती है ना, एक ट्रांजिशन, वो कोहेरेंस के थ्रू होती है। तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में स्मूथली जाना कोहेरेंस हमारा होता है। अब एक होता है यूनिटी। अब देखो एक पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में जो है वो एक ही आइडिया के बारे में हमें बात करना चाहिए। और हम ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में काफ़ी सारे लंबी बातें लिख दी। अगर हमें कुछ और चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको एक अलग पैराग्राफ में लिखो। तो एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया के बारे में बात करना, एक ही चीज़ के बारे में बात करना, वो यूनिटी हमारा होता है। यूनिटी का मतलब होता है एक चीज़ होना, एक वननेस होती है, मतलब एक पैराग्राफ में एक ही चीज़ के बारे में बात करना। अब इसके बाद आता है हमारा राइटिंग मेथड। लिखने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? पहला जो है वो हमारा इंडक्टिव ऑर्डर मेथड। तो इंडक्टिव ऑर्डर मेथड का मतलब क्या होता है? हम जो है अपना जो मेन बात है, हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, हम उसको इंड्यूस करेंगे। हम धीरे धीरे इधर उधर की बातें करेंगे और फिर बाद में धीरे धीरे आएंगे मुद्दे की बात जो हम करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को इंडक्टिव ऑर्डर मेथड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो लास्ट में आता है। टॉपिक सेंटेंस मैंने बताया ना क्या होता है, जो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारी पूरी एक मेन बात होती है, तो वही बात जो है हम लास्ट में बात करेंगे। मतलब इस पैराग्राफ जो भी हमारा राइटिंग का मेथड है उसमें हम इधर उधर की बात करते करते मेन टॉपिक सेंटेंस लास्ट में लिखते हैं, कंक्लूजन जो है वो लास्ट में लिखते हैं, मेन जो हमारी बात थी वो हम लास्ट में आकर बात करते हैं। अब एग्जांपल के लिए राइटिंग मेथड बता दूं, मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, मैं उसमें लिखता हूँ कि आजकल जो है लॉकडाउन में लोग खाली रहते हैं और उनको टाइम नहीं रहता है, और टाइम बहुत रहता है, तो वो इंस्टाग्राम चलाने लगे, इंस्टाग्राम पे इधर उधर की चीज़ें देखते रहते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, उन्होंने सोचा चलो हम भी इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, और रील्स बनाकर वो पूरे दिन रील्स में लगे रहते हैं। और रील्स जो है वो इतनी बेकार चीज़ है, लोग इसमें घटिया हरकतें करते रहते हैं और बेकार की ये चीज़ें। तो हमारा देखो हम इधर उधर की बात करते करते कहाँ पहुँच गए, रील्स पर, और लास्ट में हम कहते हैं कि रील्स जो है वो, कुछ लोग जो है वो रील्स को बिगाड़ रहे हैं और रील्स में बेकार वीडियोस बना रहे हैं, क्रिंज ही कंटेंट बना रहे हैं, और क्रिंज जो है वो टिकटॉक से अब यहाँ पर रील्स में आ गया है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन जो है, जो हमारे मेन मुद्दे की बात थी कि रील्स जो है उस पर काफ़ी लोग बेकार वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा नहीं है सब बेकार बना रहे हैं, अच्छे भी बना रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से हम मेन मुद्दे की बात जो है वो लास्ट में लेकर आए इधर उधर की बात करने के बाद। अब इसके बाद आता है हमारा डिडक्टिव ऑर्डर मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, ये उल्टा होता है इंडक्टिव का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेन मुद्दे के बाद जो है, जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है वो शुरू में ही लिख देते हैं कि भाई जो है रील्स पर जो है वो काफ़ी लोग काफ़ी बेकार वीडियोस बना रहे हैं, और इन वीडियोस को देखकर जो है लोग काफ़ी बेकार चीज़ें कर रहे हैं और लोग खाली रहते हैं, इसलिए वो रील्स बना रहे हैं। तो हम जो है मेन बात पहले कर ली, फिर इधर उधर की बात हम बाद में करते हैं। तो देखो मैं समझाने का ना ये अलग तरीका है। तो मेन जो चीज़, इसका जो असली मतलब है, जो अलग चीज़ है, वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मीनिंग है, जो मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है, वो ऐसा ही है। तो ये मत समझना कि कुछ और है ये। तो देखो ये इसमें टॉपिक सेंटेंस जो है हमारा स्टार्टिंग में ही आ जाता है, और फिर बाद में हम कुछ फैक्ट्स और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स वगैरह बाद में हम बताते हैं, और इधर उधर की बातें फैक्ट्स वगैरह बाद में करते हैं।
एक्सपोजिशन मेथड में क्या होता है ना, हम जी जान लगाकर उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। हम जो है हर तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एग्जांपल्स देकर यहाँ पर सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए जो भी हमारा रीडर है। अब लीनियर मेथड में क्या होता है, लीनियर का मतलब आप समझ सकते हो एक लाइन, एक डायमेंशन, एक सीधी लाइन। तो इसमें क्या होता है, हमारे कुछ जो है पैराग्राफ वगैरह जो है एक लाइन में रहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, रील्स का एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे बनाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। स्टेप 2, अब यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स का आपको बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। स्टेप 3, क्रिएट का बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करो। स्टेप 4, उसमें अपनी वीडियोस बनाओ जो भी आपको करना है। स्टेप 4 में अपलोड के बटन पर क्लिक करो। यहाँ पर स्टेप वाइज हमारा काम चल रहा है, एक सीधी लाइन में चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ होता है एक लॉजिकल सीरीज में चलता रहता है, स्टेप वाइज स्टेप, और एक उसमें एक अरेंजमेंट होता है इन्फॉर्मेशन का। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब आता है इंटरप्टेड मेथड। तो इंटरप्ट का मतलब आप समझते हैं कि रुकावट होना। तो किसी चीज़ में रुकावट आना, ब्रेक आना, ये हमारा इंटरप्ट होता है। तो एक राइटिंग का मेथड है जिसमें राइटर जो है वो एक लाइन में बार बार ब्रेक लेता है, ताकि एक आइडिया को डिवाइड कर पाए और एक अलग ही इफेक्ट क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पर ब्रेक किस किस तरह से यहाँ पर ले सकता है, वो कॉमा लगाकर ले सकते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं, और डैश का यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं, और भी इंटरप्टर जो है वो हम और भी तरीके से कर सकते हैं। वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो भी मैंने बता दिया, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करें, एक मेन आइडिया के बारे में बात करें, फिर हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में ब्रेक लगाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, चाहे वो पंक्चुएशन मार्क हो, चाहे कोई वर्ड हो, चाहे वो फ्रेजेस हो, या फिर कुछ और चीज़ हो। तो यहाँ पर बेसिकली हम आइडियाज़ के चंक्स को जो है वो, चंक्स ऑफ आइडियाज़ को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं इन चीज़ों का यूज़ करके। अब इसके बाद आता है स्पेशल ऑर्डर मेथड। स्पेशल का मतलब, स्पेशल मतलब स्पेस, जो भी स्पेस लेता है वो आपकी बिल्डिंग है, घर है, या फिर कोई भी चीज़ जो कि स्पेस कंज्यूम करता है, वो हमारी बेसिकली स्पेशल होती है, उसको हम स्पेशल बोलते हैं। स्पेशल वो वाला स्पेशल नहीं, ये दूसरा वाला स्पेशल है। तो ये होता है हमारा स्पेशल ऑर्डर मेथड। इसमें क्या होता है, हम जो है एरिया वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि रीडर को जो है वो विजुअलाइज कर पाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी समझ लो मॉल नहीं यार, कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। राइटर जो है कॉलेज के बारे में बता रहा है कि हमारा कॉलेज इस तरह से है, इस साइड कैंटीन है, कैंटीन जो है वो लगभग इतनी दूर है यहाँ से, और इतनी बड़ी है, इतने उस पर फ्लोर्स हैं। तो इस तरह की जो हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं ना, सिनेरियो की कितनी जगह है, कैसा दिखता है, तो पूरी एक एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमारा जो रीडर है वो उसको विजुअलाइज कर पाए कि वो चीज़ जो है बता रहा है वो किस तरह की दिखती है। तो ये हमारा स्पेशल ऑर्डर मेथड होता है। अब लास्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल मेथड। अब इसमें क्या करता है कि हम जो है इस तरह से सीक्वेंस में लिखता है कि वो एक टाइम के ऑर्डर में चले। क्रोनोलॉजिकल आप समझते होंगे, आपने मीम भी देखा, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना, तो वो हमारा क्रोनोलॉजिकल होता है। मतलब क्रोनोलॉजिकल का मतलब यही होता है टाइम से रिलेटेड। मतलब एक सीक्वेंस में, मान लो ये हम ना बेसिकली हिस्टोरिकल यहाँ पर चीज़ों में यूज़ करते हैं। हम किसी हिस्ट्री लिखते हैं तो हम टाइम से शुरू करते हैं। जैसे कि हम गांधी जी का एग्जांपल ले, तो हम उनकी हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो उसमें पहले उनके जन्म के बारे में लिखें, उनका जन्म इतने में हुआ था, फिर उनके जो टीनेजर की उनकी वो है, क्या है, स्टेज है, उसके बारे में बताएंगे, फिर हम उनकी यंग एज के बारे में बताएंगे। फिर मतलब इस तरह से ना टाइम के सीक्वेंस में चल रहा है, पहले ये चीज़ हुई फिर उसके बाद, तो इस तरह से टाइम के ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, तो वो क्रोनोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अब देखो यार, ये हमारा समाप्त हो गया। लगभग 33 या फिर 35 मिनट की हमारी शायद ये यूनिट फर्स्ट की वीडियो बनी है, और आपको भी मज़ा आया होगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो मज़ा आया तो यार लाइक करके बता देना, कमेंट कर देना। और भी मैंने सब्जेक्ट्स की वीडियो बना रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियरिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग, तो इनकी भी वीडियोस है, वो भी देखना अगर आप नहीं देख रहे हो अभी। और इसके जो यूनिट 2 है वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप काफ़ी आराम से देख सकते हो इसी स्टाइल में। और आपको मज़ा आया या फिर नहीं वो ज़रूर से बताना, क्योंकि यार तभी तो मज़ा आएगा ना, जब आपको मज़ा आएगा।
अब जैसे मैंने आपको बताया नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नहीं दे रखी है, कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे सबसे ऊपर, वहां से जाकर आप यहाँ पर डाउनलोड बटन दिखेगा, डाउनलोड कर लेना और यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको खोल सकते हो। उसमें पासवर्ड मांगे तो क्रेजी कक्षा उसका पासवर्ड है, कैपिटल में क्रेजी मतलब के जो है इसका कैपिटल में है और कक्षा का के भी कैपिटल में है। तो ऐसा नहीं सब कुछ स्मॉल में डाल दो, क्रेजी का के कैपिटल में और कक्षा का के स्टार्टिंग वाला वो भी कैपिटल में, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से होगा। इसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। अब देखो इसकी ई बुक भी काफ़ी जल्दी दे दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो वो आप देख लेना। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आने वाली है।